हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th यूपी बोर्ड का जो मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था, जिसके पेपर का कोड है 324 FJ, इसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको बताया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, पहले में 5 क्वेश्चन थे जो MCQ थे। पहला है tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 का मान है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही था, -π/3 आपका क्या था, आंसर था। करना क्या था आपको, tan इनवर्स है तो tan में ही अंडर रूट 3 की वैल्यू रख देना था, और चाहे तो सेक इनवर्स में सेक की डायरेक्ट वैल्यू रख देते, या सेक इनवर्स को लिख सकते हैं cos इनवर्स -1/2 और वैल्यू रख के सॉल्व कर लेते। मान लीजिए कि समुच्चय n में, दूसरा क्वेश्चन है, r एक प्रकार का जो रिलेशन है ए बी सच दैट ए बी माइनस 2 बी इज ग्रेटर देन 6 द्वारा होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए कह रहा है बी इज ग्रेटर देन 6 है, बी का जो मान है 6 से बड़ा है, तो 4 हो नहीं सकता है, ठीक है, 6 हो नहीं सकता है, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि बी का मान 4 है, और आपका तीसरा भी बिल्कुल मतलब गलत है। तो या तो फर्स्ट होगा या तो फोर्थ होगा। तो फर्स्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए इक्वस टू बी माइनस 2 है, तो ए की वैल्यू 2 लेंगे। 2 क्या 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं आता है, तो यहाँ पे गलत हो जा रहा है। ए वाला ऑप्शन देखते हैं 6 और 8 को। अगर ए की वैल्यू 6 लेते हैं और 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 6। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या था, सही था, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौ कह रहा है कि 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जबकि प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। ये आपके बुक से ही एकदम सेम क्वेश्चन था, और इसको सॉल्व करवाया था 512 होगा। कितना होगा इसका, 512 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फलन x इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है। इसका सही आंसर जो आपका था ये 3 है। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन जो MCQ का था, वो भुजा में कह रहा है 3% वृद्धि के कारण भुजा x सेमी के घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी 0.09 x³ सेंटीमीटर क्यूब आंसर बिल्कुल सही था। तो आप चेक कर लेंगे, जो भी लगा के आएंगे बिल्कुल उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे का, ये आपको सॉल्व करना है, मतलब एक एक मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन दिया था। देखिए कह रहा डी इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 1 + tan x का मान ज्ञात किए। तो मैं इसे सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ पूरा डिटेल के साथ। तो यहाँ पे देखेंगे आपको करना क्या था, dx अपान 1 + tan x, tan को साइन और कॉस में बदलना था। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x + sin x, और cos ऊपर चला जाएगा। तो मैं इसे डायरेक्ट लिख दिया था cos x बाई sin x + cos x। प्लस में है तो चाहे cos x + sin x लिखिए, चाहे कैसे भी, क्रम का कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या किया गया, यहाँ 2 से मतलब भाग दिया गया, और 2 से क्या कर दिया गया, गुणा कर दिया गया है क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो 2 से यानी 1/2 यहाँ हो गया, और 2 यहाँ पे आ गया। तो 2 cos x को हम 2 पार्ट में तोड़ दिए हैं, cos x + cos x, cos x + sin x प्लस 2 cos था, तो इसलिए cos x - sin x, प्लस और माइनस कट जाएगा, फिर आपका ये स्टेप आ जाएगा। क्योंकि हमें क्वेश्चन को बनाना था साइन और कॉस के फॉर्म में। cos x + sin x के साथ एक बार इसको ले लेंगे, यानी इन दोनों के साथ cos x + sin x बाई cos x + sin x dx हो गया, और फिर इन दोनों के साथ इसको ले लिए cos x - sin x बाई sin x + cos x, एक नंबर में लेकिन थोड़ा सा बड़ा दे दिया था। तो ये हो गया, इन दोनों को इसके साथ और फिर इन दोनों के इसके साथ ले लिए हैं, तो ये दोनों सेम है, कट गए। तो यहाँ पे सिर्फ dx बचता, और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 1/t लिख दिया है। आपको याद होगा, आप जब लेट करते sin x + cos x, चलिए मैं दिखा देता हूँ। आप अगर sin x + cos x = t मानते, और इसका जब डिफ्रेंसिएशन करते sin x का क्या हो जाता, cos x, और cos का क्या होता -sin x, और ये t है तो dt ऑफ क्या हो जाता dx। तो इधर ट्रांसफ़र करते तो cos x -sin x और dx = क्या हो जाता dt। तो ये सब ना करके मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दिया है, 1/t। तो इतनी बात आप समझ सकते हैं। तो 1/t dt, और 1/t का फार्मूला होता है log t, चूँकि पहले 1/2 है, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो dx का x होता है 1/2x हो गया, और 1/2 का इसमें भी होगा 1/2, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt का हो गया 1/2 log t + c। ठीक है, t की वैल्यू sin x + cos x रख दिया गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट आपका क्या है, कह रहा है
कि वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x कॉमा वाई अक्ष एवं रेखा y इक्व टू 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, y अक्ष एवं रेखा y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो इसका भी सॉल्यूशन हम देखते हैं पूरा डिटेल में। यहाँ पे देखिए 1 नंबर का है लेकिन पूरा ये बड़ा दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आई होप आप करके आए होंगे। तो सबसे पहले तो जो वक्र का समीकरण होता है उससे आपको एक रफली क्या करना होता है, प्लॉट करना होता है ग्राफ को, क्योंकि इसमें ग्राफ नहीं प्लॉट करेंगे समझ नहीं आएगा। तो आप जानते हैं वाई स्क्वायर बराबर 4x का कुछ इस तरीके का एक पैराबोला बनता है। तो ये हो गया वाई स्क्वायर बराबर, ये जो ऐसे बना है वाई स्क्वायर बराबर 4x का हो गया। और जो ये जो लाइन दिखा रहा है ये y इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि y एक्सिस पे 3, तो 1 2 3। तो आप देख रहे हो कह रहा है कि y एक्सिस और जो y स्क्वायर बराबर 4x से घिरे हुए क्षेत्र का, तो y स्क्वायर बराबर 4x ये था, तो ये जो साइडेड मैंने किया इसी भाग का क्या निकालना, एरिया निकालना था, ठीक है। तो y स्क्वायर बराबर 4x, तो एरिया निकालने के लिए आपको ये जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है वो निकालना पड़ता। तो y स्क्वायर बराबर 4x, y बराबर 3 दिया था, तो हमने y बराबर 3 इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया। तो y स्क्वायर 4x है, 3 का स्क्वायर 9, 4x इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू 9/4। तो एक तो 3 दिया है और एक 9/4, यानी प्रतिच्छेद बिंदु इस पॉइंट का जो निर्देशांक किया हमने क्या माना, इसको मान लिया था वो, ये जो पॉइंट है वो मान लिया ABC। तो B के जो कोऑर्डिनेट्स आ गया 9/4, 3 आ गया। तो ये तो इस पॉइंट का है, लेकिन अगर इस पॉइंट का हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 9/4, 0, ठीक है। तो हम समीकरण 1 ले लिए, फिर y स्क्वायर और 4x, तो स्क्वायर जब ट्रांसफर करेंगे दूसरी वाली वैल्यू अंडर रूट में हो जाएगी। अंडर रूट 4x को 4 तो बाहर आ जाएगा, 2 होगा, लेकिन रूट x नहीं निकल पाएगा। अब आप ध्यान से अगर देखें तो चूंकि हमें ए पोर्शन निकालना है, तो पूरा OABC का एरिया में से ए वाला एरिया निकाल दें इस कर्व का, तो हमारा ए जो साइडेड पोर्शन है निकल जाएगा। तो OABC एक अगर देखें ये 9/4 है और ये 3 है, तो ये क्या बन रहा है, आयत बन रहा है। तो इसका एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 9/4 इंटू क्या हो गया 3, तो इसलिए OABC का यहाँ पे मैंने लिख दिया OABC का क्षेत्रफल 9/4 इंटू 3, तो 9 3 24/27/4, ये आ गया इस पूरे भाग का एरिया आ गया, ठीक है। फिर से हमने क्या किया यहाँ पे y इक्वल टू 2√x, तो 0 से 9/4 का अगर इंटीग्रेशन करते हैं 0 से 9/4, तो इस कर्व से घिरे हुए भाग का क्या निकल जाएगा क्षेत्रफल, 0 से 9/4 का। देखेंगे ध्यान से, 0 से 9/4 का क्षेत्रफल निकालते हैं अगर घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, तो ए वाला एरिया आएगा। तो हमने वहाँ पे यही किया हुआ है। तो 2 बाहर कर लिया गया क्योंकि 2 कांस्टेंट है, y की वैल्यू क्या है 2√x, तो 2 0 to 9/4 √x dx, a1 का क्षेत्रफल है। 2 0 to 9/4 √x को x to the power 1/2 dx लिख सकते हैं। तो 2 √x का 1/2 का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो हो जाएगा x to the power 3/2/3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 4/3, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। x to the power 3/2, 0 to 9/4 है, अब लिमिट रख देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्योंकि अपर लिमिट आपका 9/4 है, लोअर लिमिट 0 है, तो लोअर लिमिट 0 0 रखेंगे, 0 आ जाएगा, इसलिए छोड़ दिया गया है। तो 9/4 टू द पावर 3/2, 9/4 को हम लिख सकते हैं 3/2 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो 3/2 पे क्यूब का मतलब 4/3 तो पहले हमने लिखा है, और 3/2 पे 3, तो 3 3 9 3 27, और 2 2 4 2 तो 27/8 हो गया, 4 2 3 9 7, तो ऊपर 9 बचा, नीचे क्या बचा आपका 2। तो अब ऊपर जो 27/4 है उसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 9/2, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 9/4। तो क्वेश्चन छोटा था लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, कह रहा है कि अवकल समीकरण dy ऑफ dx x+1/y-2 जहाँ पे y नॉट इक्वल टू 2 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये आपका दे रखा है कि जो dy ऑफ dx है x+1/y-2, तो y-2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे और dx को यहाँ पे देंगे, तो वही किया गया है, y-2 dx और dx इधर आ गया x+1 dx। तो दोनों के साथ जब तोड़ देंगे इंटीग्रेशन ऑफ y dy -2 बाहर हो गया dy, फिर x का डिफरेंस इंटीग्रेशन और 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो सिंपली y का y²/2 और 2 कांस्टेंट है, dy का हो गया y -2y, x हो गया x² 2 1 dx का x।
आप चाहो तो 2 से गुणा करके भी इसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक नंबर में है तो इतना भी आप छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है आपका जो घ है, कह रहा है सदिशों आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप और 3 i कैप माइनस 2 जे कैप के कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो इसको देख लेते हैं। एक को मान लेंगे कि वेक्टर ए दिया है, दूसरे को वेक्टर बी। तो फार्मूला चूंकि हम जानते हैं एंगल का फार्मूला कॉस थीटा इक्वल्स टू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। दो सदिशों के बीच का कोण होता है। तो यानी कि पहले ए वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी निकालना है, तो इसलिए वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी निकालें तो ए आ गया 10 और मॉड ऑफ वेक्टर बी निकाला गया √14 आ गया है। मॉड ऑफ वेक्टर बी निकाला गया तो ए भी √14 आया है। अब इसको फार्मूला यूज करके वैल्यू रख दिए हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो ये हो गया है 10। ए बी की वैल्यू जो निकाले हैं 10 बाई √4 इंटू √4, तो रूट का रूट में गुणा हुआ है तो 14 हो गया है और 2 5 या 10 2 7 या 14 कॉस उधर ट्रांसफर हुआ है थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स क्या आ गया 5/7। ऐसे जो सॉल्व करके आए होंगे उनका बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपका जो लास्ट क्वेश्चन था कुछ कह रहा है कि यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं जहाँ पी ए इक्वल्स टू 0.3 पी बी इक्वल्स टू 0.6 हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू ज्ञात करना था। तो देखते हैं। गिवन आपका जो है लिख लिया गया था पी ए इक्वल्स टू 0.3 पी बी इक्वल्स टू 0.6, तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्वेश्चन मार्क। तो जब ए और बी स्वतंत्र घटाएं वहाँ पे फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी का पी ए इंटू पी बी, यानी 0.3 इंटू 0.6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.18 हो जाएगा। पॉइंट हटाने के लिए ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो 18/100 काट देंगे तो 9 बाई कितना आ जाएगा 15। तो इस प्रकार से आपके दूसरे क्वेश्चन का सारा सॉल्यूशन था। आई होप आपने पूरा सही करके आया हो। अब रही बात अगले क्वेश्चंस का, तो पूरा डिटेल में उसको ही जल्द से जल्द इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी अपलोड हो तो आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाए। थैंक यू।